हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। देखिए, बहुत इजी सा टॉपिक है, बस आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ जाननी है। मैग्नेटिक मटेरियल थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला उसमें हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स, दूसरा हम बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स और तीसरा हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो आज हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाएंगे। थॉरिटिकल टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छा। देखिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, दो सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं, वीकली रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड उनको क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब उनको एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है बाय द मैग्नेट, आर कॉल्ड द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इनके हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि इनमें प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, कि ऐसा क्या होता है कि ये रिपेल होते हैं। तो इन दिस सब्सटेंस मैग्नेटाइजेशन एम डेवलप अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एस। तो इस टाइप के मटेरियल में जो मैग्नेटाइजेशन होता है, देखिए जब भी हम किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है। ये बात हम सीख चुके हैं। तो इसमें जो मैग्नेटाइजेशन होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का, हर एक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब इसमें मैग्नेटाइजेशन होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है, फिर हम कह सकते हैं उनके द्वारा बनने वाले जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है वो रैंडम होती है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि उनको एक ही डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं। तो उनको एक ही डायरेक्शन में वो आ तो जाते हैं, लेकिन वो जो मैग्नेटाइजेशन फील्ड बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड। जो मैग्नेटाइजेशन फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन फील्ड बनाते हैं। दो सब्सटेंस मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से कहाँ मूव करने लग जाते हैं, वीक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं। अब इसमें जो मैग्नेटाइजेशन बनता है, इसमें जो मैग्नेटाइजेशन बनता है वो क्या होता है, बहुत वीक होता है। नेचर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है। द मैग्नेटाइजेशन इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज वीक। A diamagnetic substance is placed inside a uniform magnetic field, then no magnetic field lines passes through it। और अभी मैंने आपको बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, अंदर इनका जो मैग्नेटाइजेशन हो जाता है वो अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो अपोजिट नेचर। इन्होंने यहाँ पे तो नॉर्थ बना दिया और यहाँ पे साउथ। तो अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी तो नॉर्थ से नॉर्थ क्या हो जाएंगी, रिपेल हो जाएंगी, दूर हटेंगी। और इस तरह से इसके अंदर एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या नहीं होती हैं स्टूडेंट्स, पास नहीं होती हैं। बात समझ में आई? तो ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू इट। फिर हम बात करते हैं इसकी सस्पेक्टिबिलिटी। हमने कल सस्पेक्टिबिलिटी टॉपिक पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि जो सस्पेक्टिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, विच शोज दैट द हाउ टू द एनी सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज, कि कोई कितनी आसानी से कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाता है। तो इसकी जो सस्पेक्टिबिलिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है और नेगेटिव होती है। इसलिए बहुत आसानी से क्या नहीं हो सकता, मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। द रिलेटिव परमिएबिलिटी इज़ लेस देन वन, और इसकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो लेस देन वन होती है। द ये सब मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। द सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और जो सस्पेक्टिबिलिटी होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल हो गई गोल्ड, सिल्वर, वाटर, कॉपर एक्सेट्रा। बात सभी को समझ में आई हो गई? हमने क्या पढ़ लिया है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ लिया है। क्या होते हैं, वीकली होते हैं, रिपेल होते हैं एक्सटर्नल फील्ड से, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे और क्या होता है, इसका जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। फिर हमने पढ़ा कि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास ही नहीं होती, क्या हो जाती हैं, रिपेल हो जाती हैं, दूर हट जाती हैं। फिर हमने पढ़ा जिसकी सस्पेक्टिबिलिटी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है और स्मॉल होती है। रिलेटिव परमिटिविटी लेस देन वन होती है। और जिसकी सस्पेक्टिबिलिटी होती है, ठीक है, वो टेम्परेचर के ऊपर क्या नहीं करती, डिपेंड नहीं करती। तो ये सब बातें हमने जानी। एग्जाम्पल देख लीजिए, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, कॉपर एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। दोज सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट आर कॉल्ड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल एल्युमिनियम। वो सब्सटेंस जो क्या होते हैं, बहुत कम अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट के द्वारा, आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। हाँ, अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेटाइजेशन बनाते हैं लेकिन कम बनाते हैं, इसलिए वो कम अट्रैक्ट होते हैं। प्रॉपर्टीज देखते हैं। द मैग्नेटाइजेशन डेवलप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो इस टाइप के पार्टिकल्स में, सब्सटेंसेस में क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन तो होता है, मैग्नेटाइजेशन तो होगा। अभी मैंने आपको बताया कोई इसमें इलेक्ट्रॉन्स का
इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रोटेट करते हैं, डायपोल्स बनाते हैं, तो मैग्नेटाइजेशन होगा क्योंकि वो उसी, लेकिन इसमें जो मैग्नेटाइजेशन होगा उसी डायरेक्शन में होने लग जाएगा। द मैग्नेटाइजेशन डेवलप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में क्या होने लग जाएगा, मैग्नेटाइजेशन होने लग जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो दिस टाइप ऑफ मटेरियल, देखिए दिस टाइप ऑफ मटेरियल मूव फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, लास्ट वाले में हमने पढ़ा था जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से कहाँ मूव करते हैं, वीकर मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन ये जो मटेरियल्स होते हैं ना, ये वीकर मैग्नेटिक फील्ड से कहाँ मूव करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं। हम किन की बात करें, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स। द मैग्नेटाइजेशन इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज वीक, इनका जो पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उनका जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो वीक होता है, ज़्यादा अच्छा नहीं होता। ठीक है, और हम यहाँ पे बात करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज आल्सो वीक, और यहाँ पे भी क्या होता है, वीक होता है वैन, लेकिन ये किस डायरेक्शन में होता है, उसी डायरेक्शन में होता है। When a paramagnetic substance plays in a uniform magnetic field, then density of field lines is more, कि जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, डायग्राम देखिए, जब हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या होता है, अधिकतर मैंने अभी आपको बताया कि उसी डायरेक्शन में इन्होंने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर दिया। तो ये नॉर्थ लाइन आ रही थी, वो कहाँ अट्रैक्ट होंगी, साउथ की तरफ। इस कारण से यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, बढ़ जाती है, इनकी डेंसिटी इस पोजीशन पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमने बोला कि व्हेन ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज मोर, तो उनकी डेंसिटी जो होती है फील्ड लाइंस की क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। अभी बता दिया। द सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्मॉल, तो सस्पेक्टिबिलिटी होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की वो क्या होती है, स्मॉल होती है। द सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और जो इसकी सस्पेक्टिबिलिटी होती है वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सस्पेक्टिबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सस्पेक्टिबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और यहाँ पे हमने बोला, जबकि हम डायमैग्नेटिक में सीख चुके हैं क्या, कि जो सस्पेक्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे सस्पेक्टिबिलिटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और किस तरह से करती है, इन्वर्सली करती है। फिर हम बात करते हैं द रिलेटिव परमेबिलिटी इज़ ग्रेटर दैन 1, और जो इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी बनती है वो क्या होती है, 1 से ज़्यादा होती है। ठीक है, जबकि इसमें जो होती है वो क्या होती थी, 1 से कम होती थी। ठीक है, अब हम, ये बात सभी को आपको क्लियर हुई। अब हम पढ़ते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दो सब्सटेंस which are strongly attract by the magnet are called ferromagnetic substance, कि ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे हमने बोला फेरस, निकल, कोबाल्ट। ठीक है, निकल कोबाल्ट आपको पता है बहुत अच्छे हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल माने जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है कि हम इनको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बोल रहे हैं। तो इन दिस मैग्नेटाइजेशन एम डेवलप एज द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड एच। इस टाइप की जो पार्टिकल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनमें जो मैग्नेटाइजेशन होता है डेवलप एज द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड। सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड में क्या हो जाता है, मैग्नेटाइजेशन हो जाता है। एंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम इज़ ग्रेटर देन मैग्नेटाइजेशन फील्ड, और मैग्नेटाइजेशन जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। मैग्नेटाइजेशन जो एम होता है उसकी जो वैल्यू होती है मैग्नेटाइजेशन फील्ड से क्या होती है, ज़्यादा होती है। दो सब्सटेंस मूव फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसका भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह ही होता है कि ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं, वीकर मैग्नेटिक फील्ड से कहाँ मूव करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में क्या करने लग जाते हैं स्टूडेंट्स, मूव करने लग जाते हैं। द मैग्नेटाइजेशन इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन बनता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का वो कैसा बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है, जो कि लास्ट वाले में भी वीक बनता था। द सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज लार्जर एंड पॉजिटिव। लास्ट वाले में हमने पढ़ा था कि हाँ सस्पेक्टिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, इज स्मॉल होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, लार्ज होती है और कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। द सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज़ वेरी लार्ज एंड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, और किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और यहाँ पे हम एक फार्मूला भी है दिया हुआ है, तो यहाँ पे सस्पेक्टिबिलिटी इज इक्वल्स टू सी टी माइनस टी नॉट।
यहाँ पे जो सी होता है वो कांस्टेंट होता है, टी जो होता है वो केल्विन टेम्परेचर को डिपेंड करता है, और टी नॉट जो होता है कंसंट्रेशन टेम्परेचर को डिपेंड करता है। तो एक बार दोबारा समझिए कि जो सस्पेक्टिबिलिटी होती है, जो हमने लास्ट पढ़ा था कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, तो उसमें तो सस्पेक्टिबिलिटी क्या होता है कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन जो हमने लास्ट पढ़ा था पैरामैग्नेटिक, तो उसमें सस्पेक्टिबिलिटी डिपेंड करती है लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और इसमें इस फॉर्मूले में क्या अकॉर्डिंग डिपेंड करती है, और इसको हम बोलते हैं क्यूरिक बेसिस लॉ। ठीक है, और जो हमने इसमें सस्पेक्टिबिलिटी में पढ़ा था वो था दिस इज क्यूरिस लॉ। ठीक है, तो ये बात आपको सभी को क्लियर हुई होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं कि जब when a ferromagnetic substance placed in a uniform magnetic field then, तो आपको पता है जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे तो आपको पता है इसका नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव। इस सभी फील्ड लाइंस को स्टूडेंट्स क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, सारी फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट कर लेगा, और सारी फील्ड लाइंस इसी से पास होने लग जाएंगी। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो समझ में आया, तीनों में अंतर समझ में आया कि यहाँ पे जब हमने बात करी थी डायमैग्नेटिक के लिए, तो उसके अंदर क्या नहीं हो रहा था, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वो क्या कर रही थी, अपोज कर रही थी। इसमें से पास तो हो रही थी लेकिन कुछ फील्ड लाइन सीधे निकल रही थी। लेकिन ये क्या करता है, सभी फील्ड लाइंस को क्या करता है स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट कर लेता है और डेंसिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। तो बात समझ में आई, तीनों के बारे में मैंने आपको बताया कि केवल प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको लर्न करनी है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं, आप एक बार लिखोगे तो ही आपको आधी सी प्रॉपर्टीज़ लर्न हो जाएंगी, क्योंकि हम इनके बारे में अधिकतर चीज़ें जान चुके हैं। तो मैंने आपको बताया डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। मैं थोड़ा सा समरी दोबारा कर देता हूँ कि यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन डेवलप होता है वो क्या होता है, अपोजिट नेचर का होता है। ये जो होते हैं सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से काम मूव करते हैं वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस किया जाता है तो वो उससे क्या होने लग जाते हैं, दूर होने लग जाते हैं, नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू इट। फिर मैंने आपको बताया कि जो सस्पेबिलिटी होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है, नेगेटिव होती है। द रिलेटिव परमेबिलिटी इज लेस देन 1 होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया द सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। गोल्ड, सिल्वर, वाटर, कॉपर एटसेट्रा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ये अट्रैक्ट तो होते हैं मैग्नेट के थ्रू, लेकिन इनका जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो क्या होता है, उसी डायरेक्शन में होता है, उसी डायरेक्शन में तो होता है लेकिन क्या होता है, वीक होता है थोड़ा। तो वीक होने के कारण जब इसको प्लेस किया जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो अधिकतर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से क्या हो जाती हैं स्टूडेंट्स, पास होती हैं, लेकिन कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं भी पास होती हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे पढ़ा 10 सस्पेक्टिबिलिटी की, जब हमने इसमें बात करी तो वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है और किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, और किस अकॉर्डिंग डिपेंड करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सस्पेक्टिबिलिटी के टेम्परेचर। ठीक है, फिर हमने बात करी थी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, और मैंने आपको बताया कि ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, निकल कोबाल्ट की तरह प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है, वो उसी डायरेक्शन में होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ग्रेटर द मैग्नेटाइजेशन फील्ड से भी ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा द सब्सटेंस मूव फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण कोई भी सब्सटेंस का होता है वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है। इसकी जो सस्पेक्टिबिलिटी होती है सब्सटेंस की बहुत ज़्यादा होती है, मैंने आपको बताया लार्ज होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, और ये इस फॉर्मूले पे डिपेंड करती है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो अधिकतर फील्ड लाइंस होती हैं वो इस मटेरियल में से क्या हो जाती हैं, पास हो जाती हैं। इसी के साथ एक बेटा आपका कंसेप्ट आता है डॉमन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, आपके थोड़ा एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ, चलो लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि थोड़ा थोड़ा ही इनके बारे में बताया हुआ है आपको, ये तो बिल्कुल ही थोड़ा सा बताया हुआ है, लेकिन हम इनको पढ़ते हैं कि होता क्या है डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटाइजेशन। तो देखिए, डोमेन इज ए स्मॉल रीजन फॉर्म बाय ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, छोटे छोटे से डोमेन्स बने हुए हैं, छोटे, आप एक तरीके से एक होटल है उसमें छोटे छोटे से रूम है। ठीक है, और रूम में अपनी अलग अलग फैमिलीज़ हैं। ठीक है, अब सब एक फैमिली है तो सबका फैमिलीज का एक ही मत होगा,
सब फैमिलीज अपने सारी एक ही फैमिली तो अपने एक पॉइंट के बारे में सब एक जैसा ही सोचेंगी, अब दूसरी फैमिली हो सकता है उस पॉइंट के बारे में दूसरा सोचे। सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग डोमेन्स होते हैं और इन डोमेन्स में 10⁻11 एटम्स होते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इस तरह से होता है और इसमें 10 की डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स मतलब कमरे होते हैं, एक तरीके से ये समझ सकते हैं, रीजन्स होते हैं जिसमें 10⁻11 एटम्स होते हैं। Domains are very very small in their volume. Atoms of a domain having magnetic dipole moment in same direction. और मैंने अभी बताया था कि एक फैमिली के सभी मेंबर्स की राय एक जैसी है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी अपने एटम्स पाए जाते हैं, डाइपोल मोमेंट जो बनाते हैं वो उनका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। डाइपोल मोमेंट जो बनाते हैं उनका डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे जो मैंने रेड एरो आपको बताए हैं वो किसको डिफाइन कर रहे हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को डिपेंड कर रहे हैं। दिख रहा है हमें कि ये तो ऊपर की तरफ है, इधर ये है, इधर ये, लेकिन इन डोमेन्स के अंदर जो एटम्स हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक डाइपोल जो हो एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका भी, तो अब यदि हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे बहुत, अब जब हम पैरामैग्नेटिक या फिर इसकी बात कर रहे थे हमारे डाईमैग्नेटिक, तो उनमें क्या हो रहा था कि जो डाइपोल मोमेंट बन रहा था वो रैंडम डायरेक्शन में था, लेकिन यहाँ पे हमें एक बेनिफिट मिल गया कि पहले से डाइपोल मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ये हमें वो बेनिफिट मिल गया। तो व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डोमेन्स आर ओरिएंटेड इन द डिफरेंट डायरेक्शन। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो ये क्या होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। सच दैट द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस इज जीरो। तो नेट मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट सब्सटेंस का क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डोमेन क्या होता है, प्रजेंट होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रजेंट होता है, तो डोमेन ओरिएंटेड देमसेल्व्स तो इन ए डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो वो क्या होते हैं, उनके जो मोमेंट बनते हैं, डाइपोल मोमेंट बनते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज स्ट्रांगली इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटाइज फील्ड। और ये जो क्या होता है, बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो बात समझ में आ गई सभी को। तो जैसे ही हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो गए लग गए, एक ही डायरेक्शन में मूव होने लग गए। तो बेटा बात समझ में आई आपको। डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मैंने आपको बताया कि फेरोमैग्नेटिक्स में क्या होते हैं, डोमेन्स पाए जाते हैं। वो डोमेन्स क्या होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, एक डोमेन में 10⁻11 एटम्स के नियर होते हैं। वो डोमेन्स की जो डायरेक्शन होती है, डोमेन्स में जो एटम की डायरेक्शन होती है वो सेम होती है, अलग एक ही डायरेक्शन में वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। डायरेक्शन उनकी, वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। अब इससे हमें क्या फ़ायदा मिल गया कि जहाँ पर हम पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बात कर रहे थे, वहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट बन रहे थे उनकी डायरेक्शन अलग अलग थी, रैंडम थी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन एक ही है डाइपोल मोमेंटम की। तो यहाँ पे जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली सारे मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, मैग्नेटाइज्ड हो जाता है बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं सारे के सारे डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिससे यहाँ पे स्ट्रांगली क्या बन जाता है, मैग्नेटाइजेशन हो जाता है उसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो बात समझ में आई, डोमेन थ्योरी क्या होती है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो बेटा यही हमारे इसका क्लासिफिकेशन है, मैंने आज आपको पढ़ाया है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो आप एक सिंपल वे में समझते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि वो अपोजिट नेचर में पोलराइजेशन कर देते हैं, अपोजिट नेचर में डाइपोल मोमेंट का नेचर बना देते हैं, जिससे क्या होने लग जाता है, उनमें से फील्ड लाइंस पास नहीं होती हैं, रिपेल हो जाती हैं। जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में से वो बनाते तो उसी डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो वीक होता है, इसलिए अधिकतर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो जाती हैं, लेकिन कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास भी नहीं होती, जिससे हम कहते हैं कि इस रीजन में क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। जबकि हम बात करते हैं स्टूडेंट जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या हो रहा है आपका कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या हो रही हैं, अधिकतर मैग्नेटिक, यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है, तो अधिकतर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती हैं, इसमें से पास हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, तो ये भी यहाँ पे क्या होता है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और अधिकतर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से क्या हो जाती हैं, पास हो जाती हैं। स्टूडेंट समझ में आ गई आप सभी को बात। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी अपना होमवर्क डेली करें, साथ में आप अपने टॉपिक्स का अच्छे से रिवीजन करें, घर पे अच्छे से स्टडी करें। कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि हाँ नहीं समझ में आ रहा, तो आप उस वीडियो को दोबारा देखें। लेकिन स्टूडेंट्स प्लीज़ आप पढ़ाई ज़रूर करें। मैं आपसे बार बार से मैं बोलता हूँ
कि आप अपना होमवर्क डेली कंप्लीट करें, अपना रिवीजन डेली, मतलब हर संडे को आप अपने उस चैप्टर का रिवीजन कर लें। तो ये चीज़ क्या होगी, आपको अपने फिजिक्स में इंटरेस्ट भी बनाएगी। और रियली फिजिक्स बहुत शानदार सब्जेक्ट है आपको, लेकिन कम से कम हमेशा मैं बोलता हूँ ये वाली बात कि 1 and 1.5 आवर आपको डेली फिजिक्स की स्टडी करनी है, तब जाके फिजिक्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगेगा। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं कहता हूँ कि अपना होमवर्क डेली करें, अपने नोट्स प्रॉपरली बनाएं और प्रॉपर स्टडी करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।